नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। बिल्कुल इतिहास का एक नया मंच जहां पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको इतिहास के नए कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के राजस्थान के लेना चाहें, चाहे केवीएस एनवीएस पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के कोर्स लेना चाहें, तो अभी इस पर हमने प्राचीन भारत का कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसलिए आप इस कोर्स को देख सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें मध्यकालीन भारत और विश्व इतिहास के अलावा मध्यकालीन भारत और इसके अलावा बहुत जल्दी विश्व इतिहास का कोर्स आप सभी के बीच में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड पीसीटी इतिहास विषय के नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। फाउंडेशन बेच इतिहास विषय का वो भी आपके लिए यहाँ पर आने वाला है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही हमारे साथ जुड़िए। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, या फिर हमारी हेल्पलाइन नंबर 8802260952 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गुलाम वंश हम पढ़ चुके थे, आपको पता होगा। और गुलाम वंश कंप्लीट करने के बाद जो है आज हम बात करने वाले हैं मेरे दोस्त उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, गुलाम राजवंश में हमने कुछ महत्वपूर्ण राजाओं की चर्चा की थी, आप याद करिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ा, बलबन के बारे में पढ़ा था। 5 ऐसे राजा हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, चूंकि एक बात आप सभी को जानकारी दे दूं, यह क्लास आपके ऐप से लाइव है। ऐप जो हमारा कोर्स चल रहा है फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट कोर्स है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो आज ही आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे से जुड़ सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, तो पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की बात कही गई थी? एक ऐसा संदेश भेजा गया जिसमें यह लिखा गया था कि भैया हमें क्या करना चाहिए जी, मंगोलों के साथ एक गठबंधन तैयार करना चाहिए। सर, यह संदेश किसने भेजा था? बताओ भैया। सर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा जिसमें यह बात कही कि हमें क्या करना चाहिए? याद रखिएगा, मंगोलों के विरुद्ध एक गठबंधन बनाना चाहिए। नासिर उत दीन कुबाचा, जलालुद्दीन मांगबरनी, यलदोज बख्तियार खिलजी और अनुत्तरित प्रश्न है। नए फॉर्मेट के अनुसार है, इस बात को याद रखिएगा। कहीं ना कहीं बहुत शानदार बात समझिएगा। बेसिकली ईरान ईरान जो है वहां का शासक था जलालुद्दीन मांगबरनी। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह था, उसका सबसे बड़ा पुत्र था जलालुद्दीन मांगबरनी। यह अपने दूत आइन उल मुल्क को जो है वह इल्तुतमिश के पास भेजता है मंगोलों के विरुद्ध सहायता करने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यह मना कर देता है कौन? इल्तुतमिश, कि भैया हम तुम्हें सहायता नहीं देंगे। तो याद रखना, यह व्यक्ति कौन था? जलालुद्दीन मांगबरनी था, जिसने इल्तुतमिश से कहीं ना कहीं, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, क्या मांगा था? मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की बात कही थी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन, मोहम्मद गौरी? अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा राजा जो मामलुक वंश का था, वह कौन था? बताएं। देखो, मामलुक शब्द जो है, सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा, इसे ममलुक कहते हैं, इसे ही मामलुक कहते हैं। मामलुक शब्द का तात्पर्य होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान। क्या होता है? याद रखिएगा, स्वतंत्र माता पिता की संतान। यह इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका हम कहते हैं स्वतंत्र माता पिता की संतान। सबसे पहले मामलुक शब्द जो है ना, इस शब्द का प्रयोग प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने किया था। किसने किया था? तो याद रखना, प्रोफेसर हबीबुल्लाह। ठीक है, तो मामलुक मूल रूप से जिस वंश के लिए प्रयोग लिया जाता है वह आपका दास वंश होता है। इसी को हम गुलाम वंश कहते हैं। अंग्रेजी में बात करते हैं तो इसे ही स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। अ, अलाउद्दीन खिलजी जो है यह आपके खिलजी राजवंश का था। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है यह आपके लोधी डायनेस्टी का था। बलबन जो है यह आपके गुलाम राजवंश का था। मोहम्मद गोरी जो है यह आपके मूल रूप से एक आक्रमणकारी था, और यह जो है गोर था। तो मूल रूप से बलबन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि बलबन जो है यह क्या था? याद रखिएगा,
महत्वपूर्ण है। एक इतिहासकार हुए हैं इसामी, उन्होंने बलबन के विषय में क्या लिखा है, वह एक महामानव और वंशानुगत शासक की भांति बात करता था, व्यवहार करने लगा था, जो पौराणिक आफरी शाप का वंशज था। बेसिकली बलबन के बारे में क्या कहा जाता है, बलबन ने अपने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए अपना संबंध ईरान के शासक आफरा शियाब के साथ जोड़ा था और कहा था जी मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, आप मुझे ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैं कोई साधारण हूं, नहीं, नेवर, मैं ईरान के शासक आफरा शियाब का वंशज हूं। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? एक बार हाँ या ना का जवाब जरूर साझा कर दीजिएगा। ठीक है, ईरान के शासक आफरा शियाब का वंशज हूं। तो और अपने आप को बेसिकली जो संजर था ना इस्लामी नायक, उसके अपना पथ प्रदर्शक बताया था। क्लियर हो गई? चर्चाओं की बात करूंगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन करवाया था वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद? अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं को प्रचलन में लेकर आया। गैर इस्लामी प्रथाएं जैसे आप याद रखिएगा, सिजदा। सिजदा क्या होता है? जब सुल्तान दरबार में प्रवेश कर रहा है तो सिर झुका करके नमस्कार करना। गाना बना था, सिजदे में सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं। ठीक है, इसके अलावा पैबोश, जिसे हम पेबोस भी कहते हैं कुछ जगह पर, पेबोस। अब ये क्या होती है? तो यह एक ऐसी पद्धति होती है कि सुल्तान आपके दरबार में उपस्थित है और आप उस सुल्तान के चरण चूम करके उसका अभिवादन कर रहे हैं। इसके अलावा एक ईरानी त्योहार जिसे हम कहते हैं नवरोज, और इसे ही क्या कहते हैं, याद रखिएगा, नौरोज कहते हैं। मूल रूप से यह त्योहार सूर्य पूजा पर आधारित था। ठीक है, इसने यह शुरू करवाई और यह व्यक्ति कोई और नहीं, यह था बलबन। बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ सर बलबन। ठीक है, बलबन जो है आप इस तरह से समझिएगा कि बलबन के पहले के शासकों ने क्या महत्वपूर्ण काम किया था। प्रशासन की सारी शक्तियां चालीसा को सौंप दी थी। बलबन ने कहा जी ये चालीसा हानिकारक है, मैं चालीसा का दमन करके रहूंगा। इसीलिए इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना करी। प्रत्येक तुर्क अमीर के पीछे एक गुप्तचर लगा दिया और कहा जी जहां भी जैसे भी मिले इसको मार देना। इसीलिए क्या कहा जाता है, बलबन को खुफिया कातिल कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बलबन का ही उपनाम क्या आता है, तो याद रखना इसे कहा जाता है खुफिया कातिल। क्लियर? चलो जी अगला प्रश्न, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन? अनुत्तरित प्रश्न। भारत में गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई। 1290 ईस्वी तक गुलाम राजवंश रहा था, ये बात याद रखना। और अगर मैं इसके संस्थापक की चर्चा कर लेता हूं तो वह आपके लिए उपयोगी रहेगा। बेसिकली मोहम्मद गोरी के नाम याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी ने जब तराइन के द्वितीय युद्ध में दिल्ली को जीत लिया, मोहम्मद गोरी ने जब अजमेर को जीत लिया, तो यहाँ का जो प्रशासक है, यह प्रशासक किसे बनाया था? तो याद रखिएगा जी, यह प्रशासक बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, किससे बनाया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासक बनाया। और इसी ऐबक जो है, इसी ऐबक ने किसकी स्थापना करी थी? याद रखना, गुलाम राजवंश की स्थापना करी। मूल रूप से जब हम गुलाम राजवंश की चर्चा करते हैं ना, तो इस गुलाम राजवंश के तीन भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? तीन राजवंश। सबसे पहले कुतुबी वंश आता है, शमसी वंश आता है, बलबनी वंश आता है। कौन सा आता है? कुतुबी वंश। एक आता है शमसी वंश और एक आता है बलबनी वंश। क्या ये बात क्लियर हो गई? कुतुबी वंश की स्थापना जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। शमसी वंश की स्थापना जो है वह इल्तुतमिश ने की थी। और बलबनी वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी? याद रखना, बलबन ने करी थी। ठीक है, और इसके बाद भारत की गद्दी पर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी साम्राज्य की स्थापना की गई। इसके बाद हमारे भारत में आया तुगलक, तुगलक के बाद आए सैयद, सैयदों के बाद आए लोधी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। अगला प्रश्न यही है, दास सलेव राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आवश्यकता नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति का प्रमाण पत्र कब मिला था? 1206, 1207, 1208, 9, 1210 ईस्वी। कहने का तात्पर्य यह है जी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ठीक है,
वह एक तरह से जब राजा बना 1206 में, तो वह दास्ता से मुक्त नहीं था, गुलाम था वह मोहम्मद गोरी का। हालांकि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी थी खोखर विद्रोहियों से लड़ते हुए। मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी था, गजनी का शासक था, नाम था गयासुद्दीन महमूद। वह ऐबक को दास्ता से मुक्त करने के लिए सिंहासन भेजता है, छत्र भेजता है, एक झंडा भेजता है, ध्वज और नक्कारा भेज करके सुल्तान की पदवी से विभूषित करता है। और यह घटना घटित हुई थी 1208 में। कब घटना घटित हुई थी? 1208 में इसे दास्ता से मुक्त किया गया था। दास्ता से मुक्त कब? 1208 में। किसने किया था? गयासुद्दीन महमूद ने। और गयासुद्दीन महमूद कौन था? गोरी का उत्तराधिकारी था। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ठीक है। मूल रूप से मोहम्मद गोरी के तीन बहुत प्रसिद्ध विश्वास पात्र हुए, ताजुद्दीन यल्दूज हुए, नासरुद्दीन कुबाचा हुए और कुतुबुद्दीन ऐबक हुए थे। ठीक है। इस बंटवारे में गजनी को जो साम्राज्य था वह यल्दोज को दिया गया था, सिंध का कुबाचा को दिया गया था और ऐबक को भारत का प्रशासन दिया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त इस तरह से समझिएगा गोरी का साम्राज्य विभाजन। अब आप ये गोरी के जब साम्राज्य विभाजन की परिचर्चा करते हैं ना, तो उसको आप इस तरह से समझिएगा, जैसे मान लीजिए यह गोरी का साम्राज्य है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा दिखना तो चाहिए कम से कम। देखिए साहब, ये हमारे गोरी का, हमारा नहीं मतलब जो गोरी है उसका साम्राज्य था। ये केंद्र बिंदु ले लीजिए भाई साहब। ये था सिंध का भूभाग, ये था उत्तरी भारत का भूभाग और ये था गजनी का भूभाग। सिंध का भूभाग दिया गया था कुबाचा को, ठीक है। गजनी का भूभाग दिया गया था यल्दोज को और उत्तरी भारत का भूभाग दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। यही ऐबक जो है भारत में सल्तनत की स्थापना करता है। अरे बोलो, क्या यह बात क्लियर हो गई क्या? ऐबक जब गद्दी पर बैठा ना, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ऐबक ने मलिक और सिपह सालार की उपाधियां धारण की थी। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? लाहौर से, दिल्ली से, मुल्तान से, अजमेर से? अनुत्तरित प्रश्न है। क्या गजब का प्रश्न है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया था सर, बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन संचालन किया था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। लाहौर में रहा करता था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेल रहा था। चौगान होता है आधुनिक पोलो। अचानक से यह घोड़े से गिर जाता है और गिर करके क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर में एक गेम खेल रहा था, गेम का नाम था चौगान। चौगान को कहा जाता है पोलो। पोलो खेलने के दौरान, खेलने के दौरान घोड़े से गिरकर मृत्यु। घोड़े से गिरकर क्या हो गई? मृत्यु। चौगान होता कैसा है आप जानते हैं क्या? चलो मैं दिखाता हूं जी चौगान कैसा होता है, देखिएगा। विद्यार्थी कहते हैं सर आप तो इमेज बहुत दिखाते हो। भैया मैं इमेज नहीं दिखाऊं तो मेरा पार ही नहीं पड़े। मुझे मजा आता है ये सब काम करने में। ये देखो सर, ये होता है चौगान गेम। आप देखिए, पोलो की तरह है। कई सारे खिलाड़ी जो है वो घोड़े पर बैठे हुए हैं, एक गेंद है, ठीक है। इस गेंद के मार रहे हैं। अचानक से जब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में चौगान खेल रहा था, इसके घोड़े का पैर मैदान में स्थित एक गड्ढे में गिर गया। घोड़े का बैलेंस बिगड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक उसमें से गिरा, गिर करके मर गया, क्योंकि उस समय कोई सुरक्षा के उपाय नहीं हुआ करते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? ये था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक दिखता कैसा था, थोड़ा सा उसको भी देख लो ना, ताकि आपको पता तो चले कि सर ऐबक ऐसा दिखता था। ये है सर कुतुबुद्दीन ऐबक का फोटो। ले ले फोटो, ले ले। ये है सर कुतुबुद्दीन ऐबक। ये था सर कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेल रहा था कब? 1210 में। कहा? लाहौर में। घोड़े से गिरकर मर गया। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था सर इसने। क्या बात क्लियर हो गई?
चलिए साहब, इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह? अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसा राजा जिसे हम क्या कहते थे? लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, इसे कहा जाता था पील बख्श, हाथियों का दान देने वाला। लाख बख्श का तात्पर्य क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं पील बख्श, ये होता है हाथियों का दान देने वाला। और यह शब्द किसके लिए काम में लिया गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। ठीक है, इसे ही हातिम के रूप में भी जाना जाता है। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, दानशीलता के कारण लाख बख्श, रिपीटेड सवाल है सर, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया ये उपाधि। अजमेर शहर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, शाहजहां ने? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई साहब। चलिए देखिए, एक चौहान शासक हुआ, नाम था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी, नाम था सरस्वती कंठाभरण। उस सरस्वती कंठाभरण के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा इसे क्यों कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथी कहते हैं सर इसे 2.5 दिन में बनाया गया था। नहीं, इसे 2.5 दिन में नहीं बनाया गया था। यहाँ पर सूफी संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए बात करते हैं। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसके संदर्भ में कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि यह हिंदू स्थापत्य की सर्वश्रेष्ठ इमारत है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो याद रखना, यह मूल रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक ने है। मामला क्या है देखिएगा, एक चौहान राजा हुआ, चौहान शासक, नाम था जी विग्रहराज चतुर्थ। इस विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में क्या बनाई? संस्कृत पाठशाला। इसका नाम क्या था? याद रखना, डेट इज सरस्वती कंठाभरण। इसे तोड़ दिया जाता है। किसने तोड़ा? तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और क्या बना दिया? बना दिया जी 2.5 दिन का झोपड़ा। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा उपयोगी क्यों है? तो याद रखिएगा, ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं, नाम है पंजाब शाह। पंजाब शाह का 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स लगता है। उर्स का अर्थ होता है मेला। ठीक है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। अब आपको 2.5 दिन का झोपड़ा दिखता कैसा है? यह है सर 2.5 दिन का झोपड़ा, देख लो, यह है 2.5 दिन का झोपड़ा। यह है सर 2.5 दिन का झोपड़ा, जो मूल रूप से संस्कृत पाठशाला थी। इसके जब हम मंदिर आज भी देखते हैं ना अंदर के स्तंभों को, तो हमें क्या दिखाई देता है? वहां पर हिंदू स्थापत्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आराम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन? अनुत्तरित प्रश्न है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में याद रखना, यह भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। मूल रूप से हिंदू मुस्लिम शैली स्थापत्य का एक उदाहरण है यह। और मूल रूप से यह स्थापत्य जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर बना हुआ है। कहां पर है? तो भैया याद रखना, दिल्ली में है। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा जी? ये भारत की पहली मस्जिद है, भारत की पहली मस्जिद है। इसके अलावा यह जैन व हिंदू मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर बनी हुई है, मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित है। और भारत की पहली मस्जिद है, दिल्ली में है। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। अगर आप कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हैं ना इतिहास विषय का, देरी मत करिएगा, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और कंप्लीट कोर्स आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कोर्स खरीदना चाहते हैं तो चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा।
दोनों में आपको बिल्कुल शानदार वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा प्रत्येक वीडियो लेक्चर की पीडीएफ हमने वहीं पर इंक्लूड की है, जिसकी प्रिंट आउट लेकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड बार आप कोर्स को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है 2 बार देख सकते हो, 4 बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड बार। क्या ये बात क्लियर हो गई? अनलिमिटेड बार आप उसे देख सकते हैं। चलो अगला। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, दिल्ली में? अनुत्तरित प्रश्न है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के बाद उसे कहां दफनाया गया था? एक बहुत बढ़िया और शानदार प्रश्न है, आप सभी मेरे साथियों के साथ कृपया जरूर साझा करिएगा। सर याद रखना, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वह कहां दफनाया गया था? लाहौर में। याद करिए, लाहौर में ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी। क्या खेल रहा था? तो मेरे दोस्त कहते हैं जी, चौगान खेल जो है वह खेल रहा था। क्लियर? अगला प्रश्न, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? इल्तुतमिश, ऐबक, रजिया, बहराम शाह? अनुत्तरित प्रश्न। दास राजाओं, दस नहीं है, दास है, यानी कि गुलाम राजाओं में। ठीक है, गुलाम कह लीजिए, इसे ही मामलुक या ममलुक कह लीजिए। इनमें सबसे महान हम किसे मान सकते हैं? जवाब दीजिएगा। अगर पूछा जाए कौन बनेगा करोड़पति का एक सवाल है जी, कि सबसे महान कौन है, तो याद रखना जी, शमशुद्दीन इल्तुतमिश है। अब ये कैसे महान है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। मूल रूप से यह इस तरह से है कि यह एक तरह से सबसे पहले इसने भारत के इतिहास में इस्लामिक मुद्रा प्रणाली का प्रचलन शुरू किया, जिस पे टकसाल का नाम अंकित होता था। टंका और जीतल नाम के 2 सिक्के चलाए। इसने भारत में मकबरा प्रणाली का जनक कहलाता है। भारत में इक्ता प्रथा की वास्तविक रूप में शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश ही था। शासक जब बना तो उसके पहले यह दास्ता से मुक्त हो चुका था। क्या यह बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। इसलिए सर ये महान था। इसके समय फख्र ए मुदब्बिर ने अदब उल हर्ब नाम की किताब लिखी, जो सल्तनत काल के प्रशासन पर लिखा गया एक महान ग्रंथ माना जाता है। हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। तो ये है सर, इसलिए हम इल्तुतमिश को क्या कहते हैं जी? महान राजा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न राजा कौन था? बात वही है सर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह और नासिरुद्दीन महमूद। प्रश्न वही है, बस प्रारूप बदल दिया गया है। सर इल्तुतमिश था जो शासक बनने से पहले दास्ता से मुक्त हो चुका था। पहले दास्ता से क्या हो चुका था? मुक्त हो चुका था। क्लियर हो गई? चलो अगला प्रश्न। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला राजा कौन था जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? और अनुत्तरित प्रश्न है खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला राजा कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की थी। यह मान्यता पत्र कब मिला था? 1229 में मिला था, इल्तुतमिश को मिला था। इस प्रकार इल्तुतमिश खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो सही है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व को मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया। सही जवाब का उत्तर करें। केवल एक, केवल दो, एक दो, ना एक ना दो, बताओ। इल्तुतमिश के संदर्भ में 2 कथन है सर, ठीक है ना? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? बताओ। सर दोनों ही कथन सही है। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा मुंसिर अल बिल्लाह से उपाधि प्राप्त करी थी। यह घटना कब की है? यह 1229 की है। इल्तुतमिश ने बंगाल को जीत लिया था, यह 1226 की घटना है। और यहाँ का सुल्तान गयासुद्दीन था, इसे पराजित करके बंगाल पर अधिकार कर लिया और बंगाल को जो है वह सल्तनत का एक भाग बनाया, सल्तनत का एक हिस्सा बना दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश द्वारा खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने का उल्लेख मिनाजुल सिराज ने अपनी किताब तबकात नाशिरी में भी किया है। ठीक है, इल्तुतमिश ने विद्वान मिनाजुल सिराज और ताजुल माशिर जो है मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया था। ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। तो दोनों ही कथन जो हैं वह बिल्कुल सही है। खलीफा से मान्यता 1229 में मिली थी और बंगाल के लखनौती पर अधिकार जो है वह 1226 में किया गया था। क्लियर हो गई? चलिए जी अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी किसने धारण करी? ऐबक ने, आराम शाह, रुकनुद्दीन, फिरोज, इल्तुतमिश?
बताओ भाई साहब। सर याद रखना, सुल्तान की पदवी धारण करने वाला इल्तुतमिश था। अभी इतनी देर से यही बात चल रही थी। दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान। अब यहां पर देखो, बार बार जो है ना प्रश्न का प्रारूप बदल रहा है। एक तरफ पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला महान शासक, एक तरफ पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की पदवी प्राप्त की, एक तरफ पूछा जा रहा है खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा, एक तरफ पूछा जा रहा है दिल्ली का पहला वैधानिक सुल्तान। यानी कि प्रश्न एक है, जवाब एक है, लेकिन उसकी भाषाएं चार है। यही बात हमें समझनी होगी। और जब आपको यह बात समझ में आ गई ना, तो फिर याद रखिएगा, आपको अपनी जीत प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए प्रश्न के बनने वाले प्रारूपों पर आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा कि प्रश्न के कितने प्रारूप बन सकते हैं। जैसे हमने इल्तुतमिश का यह प्रश्न डिस्कस किया, 4 प्रारूप आपके लिए बन सकते हैं। सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने सुल्तान का पद प्राप्त किया, खलीफा से मान्यता प्राप्त की, वैधानिक सुल्तान कौन था, और वास्तविक सुल्तान कौन था, और वास्तविक संस्थापक कौन था। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बात थोड़ा सा याद रखनी भैया, इल्तुतमिश होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से ही प्रारंभ होता है? मोहम्मद अजीज अहमद, मोहम्मद हबीब, राम प्रसाद त्रिपाठी, खलिक अहमद निजामी। और अनुत्तरित प्रश्न, किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से ही प्रारंभ होता है? क्या गजब का प्रश्न है सर। हाँ देखो, अगर जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से ही प्रारंभ होता है, यह कथन राम प्रसाद त्रिपाठी का कथन है। किसका कथन है? राम प्रसाद त्रिपाठी। एक कथन प्रोफेसर एबीएस हबीबुल्लाह का भी आता है। वह लिखते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई थी। इल्तुतमिश निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था। ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। बिल्कुल इतिहास का एक नया मंच, जहां पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको इतिहास के नए कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के राजस्थान के लेना चाहें, चाहे केवीएस, एनवीएस, पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के कोर्स लेना चाहें, तो अभी इस पर हमने प्राचीन भारत का कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसलिए आप इस कोर्स को देख सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें मध्यकालीन भारत और विश्व इतिहास के अलावा, मध्यकालीन भारत और इसके अलावा बहुत जल्दी विश्व इतिहास का कोर्स आप सभी के बीच में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड पीसीटी इतिहास विषय के नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। फाउंडेशन बैच इतिहास विषय का वो भी आपके लिए यहाँ पर आने वाला है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही हमारे साथ जुड़िए, डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, या फिर हमारी हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हुआ है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, जलालुद्दीन खिलजी। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी किसने बनाया था। देखो याद करो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन संचालन कहां से किया था? लाहौर से किया था। इसकी मृत्यु के बाद घटना यह घटित हुई कि आराम शाह जो इसका पुत्र था, कुछ किताबों के अनुसार इसका भाई था, उसे लाहौर के अमीरों ने गद्दी पर बैठा दिया। और इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, साथ ही साथ इसका दामाद भी था, इसे दिल्ली के अमीरों ने गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, इल्तुतमिश जो है वह आपका सही जवाब होगा, जिसने किसे राजधानी बनाया था? जी, दिल्ली को राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत किया करता था? ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, बलबन। अनुत्तरित प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, क्या गजब का प्रश्न है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो रात्रि में अपना अधिकतर समय मूल रूप से चिंतन में और भगवान की प्रार्थना में व्यतीत किया करता था?
सर इसके बारे में मिनाजुस सिराज ने अपनी किताब तबकात नासिरी में लिखा है। क्या लिखता है कि उसके समान धर्मपरायण, दयालु और महात्माओं या विद्वानों का सम्मान करने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ। यह प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागोरी, शेख जलालुद्दीन तबरीसी, शेख बाहुद्दीन जकारिया आदि का बहुत सम्मान करता था, और यह व्यक्ति था इल्तुतमिश। ठीक है, धर्मपरायण था यह। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यह क्या था, तो भैया याद रखना, यह दयालु राजा था, यह संतों का सम्मान करता था, संतों का सम्मान करता था, धर्म चर्चा करता था। इसके अलावा यह चिंतन करता था, प्रार्थना करता था कि जब देखो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, आप अपने मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं प्रार्थना करके, चिंतन करके। चिंतन करिए कि आपने क्या किया। एक विद्यार्थी को डेली चिंतन करना चाहिए, रोज चिंतन करना चाहिए कि उसने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या चिंतन किया, और उसका निष्कर्ष क्या निकला। अगर कुछ कुछ कमी रह गई, कहीं कुछ कमी रह गई, तो हमें उस कमी को दूर करना चाहिए। जब हम इस प्रकार रोज चिंतन करेंगे और रोज रह गई कमियों को दूर करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम किसी प्रकार की कोई चिंतन, किसी प्रकार की कोई कमी करेंगे ही नहीं। हालांकि मनुष्य तो कमियों का पुतला होता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, पर हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि आखिरकार हम कमी करते कहाँ हैं, क्या है ना, गलतियां कहाँ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हजार मर्दह कहलाता था। एक शब्द है हजार मर्दह। कबीर खान, मलिक ज़ैनुद्दीन याकूत एतगीन, निजामुल मुल्क, अनुत्तरित पर। हजार मर्दह या हजार मर्दा, बताओ। सर याद रखना, यह लाहौर का इक्तेदार था कबीर खान, इसे हजार मर्दहा की उपाधि प्रदान की गई थी। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था। यह ऐबक का दामाद था, उसने बल का प्रयोग से सत्ता ग्रहण की। दिल्ली के तुर्क अमीरों और सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया। लाहौर स्थित अमीरों द्वारा यह चयनित हुआ। अनुत्तरित प्रश्न है। क्या गजब का प्रश्न है सर, है, बताओ भैया। कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा, तो मेरे प्यारे साथियों, इसके सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था। थोड़ा सा अगर आपने सवालों को बहुत अच्छे से सुना होगा, तो मैंने एक बात कही थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने जो हैं, वह आराम शाह को गद्दी पर बैठा है, और दिल्ली के अमीरों ने उसके दामाद और या उसके गुलाम इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। दोनों के बीच में जूद का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था। जूद का युद्ध हुआ। इस जूद के युद्ध में एक तरफ तो इल्तुतमिश था, और दूसरी तरफ आराम शाह था। इल्तुतमिश जीत गया जी, आराम शाह हार गया। तो दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे और सेनाधिकारियों थे, इन्होंने इसका चयन किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। भाई साहब, वो कहते हैं ना कि जिसके पास ताकत होगी, सत्ता उसी के पास में होगी। इसीलिए मुझे जलालुद्दीन खिलजी, कुछ समय बाद हम पढ़ेंगे, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं इग्ने सैफ हूँ। इग्ने सैफ का मतलब जानते हो क्या होता है। इग्ने सैफ का मतलब होता है तलवार का बेटा। अरे भैया, ताकत है हमारे पास। जिसके पास ताकत होगी, सत्ता वही तो चलाएगा ना, तभी तो वो कमजोर व्यक्ति को दबाएगा। वरना सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति के पास ताकत नहीं होगी, तो कोई भी जनता या कोई भी प्रजा उसकी बात नहीं सुनेगी। इसलिए आपके पास ताकत होनी चाहिए अगर आपको सत्ता चलानी है तो। समझ में आ गई। चलिए, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता। इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी। अनुत्तरित प्रश्न। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। बेसिकली इक्ता प्रथा होती क्या है, बहुत सिंपल सी सरल सी भाषा में समझिएगा। इक्ता का मतलब क्या होता है। इक्ता का तात्पर्य होता है कि हम आपको जो वेतन के बदले जो नगद वेतन दे रहे थे ना, उसके बदले एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई। यह कहलाती थी इक्ता। इसीलिए पूरे प्रशासन को, पूरे भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। ठीक है, वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा। चलो जी,
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की? रिपीटेड प्रश्न है, इल्तुतमिश ने की थी साहब। कोर्स आप ले ही सकते हैं। इक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर नागरिक प्रशासन का नियंत्रण था, सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था, काजी का नियंत्रण था, वफ का नियंत्रण था। अनुत्तरित प्रश्न ये लो भाई साहब। इक्ता किसके नियंत्रण में हुआ करती थी? अभी मैंने कहा कि आप कोई सेवा करते थे तो उसके बदले आपको वेतन नहीं मिल करके क्या मिलता था? इक्ता मिलता था। काजी सेवा नहीं करता, वफी भी सेवा नहीं करता, नागरिक प्रशासन भी नहीं करता, भाई सब सैनिक करते हैं सेवा। कौन करते हैं? सैनिक सेवा। तो सैनिक सेवा के बदले में आपको क्या प्रदान किया जाता था? याद रखिएगा, इक्ता प्रदान किया जाता था। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति को पहननी पड़ती थी लाल पोशाक, काली पोशाक, सफेद पोशाक, हरी पोशाक। अनुत्तरित प्रश्न है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में अगर आप न्याय की चाहत रखते हैं तो आपको कौन से कपड़े पहन करके जो है वह दरबार में आना पड़ता था? बेसिकली मामला क्या हुआ, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, समझिएगा। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसकी एक विधवा पत्नी थी, नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान ने अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया, जबकि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान लाल कपड़े पहन करके आम जनता के बीच में पहुंचे और कहा, मुझे न्याय दो, क्योंकि मेरे पिता इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद में मुझे आपका उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इसीलिए अगर इल्तुतमिश के शासनकाल में किसी को न्याय की चाहत होती थी तो वह लाल कपड़े पहन करके जाता था। रजिया सुल्तान प्रजा के सामने लाल कपड़े पहन कर गई, प्रजा ने रजिया सुल्तान का समर्थन किया। ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहला और एकमात्र अवसर था जब प्रजा ने सुल्तान बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया था। क्लियर हो गई? तो याद रखना, लाल कपड़े पहन करके यहाँ पर करना पड़ता था और इसका प्रयोग किसने किया था? रजिया सुल्तान ने प्रयोग किया। रजिया सुल्तान ने प्रयोग किया था। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, शेर शाह। अनुत्तरित प्रश्न। भाई साहब, अगर दिल्ली सल्तनत के राजाओं का खून किसी ने पिया है तो वह मंगोलों ने ही पिया है। समझ में आ गई क्या बात? अगर दिल्ली सुल्तनत के जो हैं वह किसी ने खून पिया है तो वह मंगोलों ने ही किया है। क्या बात क्लियर हो गई? और भाई साहब, इल्तुतमिश, मंगोलों का आक्रमण हुआ था, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन के समय, संख्या थी 6। अगला प्रश्न, अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। 1221, 1222, 1223, 1224। अनुत्तरित प्रश्न। पहली बार मंगोल इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी के किनारे एकत्रित हो गए जब वो पर्शिया के राजकुमार जलालुद्दीन मांग बरनी के पीछा करते हुए आए थे। मांग बरनी ने आइन उल मुल्क को इल्तुतमिश के पास भेज करके मंगोलों के विरुद्ध संगठन बनाने की बात कही थी, लेकिन आपको याद होगा इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और यह घटना कब की है? यह घटना है 1221 की। ठीक है, कौन आ गया था? जलालुद्दीन मांग बरनी। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। अनुत्तरित प्रश्न। बताइए, दिल्ली का एक सुल्तान जो मूल रूप से चंगेज खान का समकालीन था, वही रिपीटेड प्रश्न है, इल्तुतमिश। शाह तुर्कान थी बलबन की पत्नी, मुल्तान की गवर्नर नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी, रुकनुद्दीन फिर उसकी माता। अनुत्तरित प्रश्न। भैया अभी मैंने थोड़ी देर पहले, आप याद करो, एक प्रश्न की चर्चा की थी कि इल्तुतमिश के समय कौन से कलर की पोशाक पहन करके आप न्याय की मांग कर सकते थे? लाल कपड़ा। तब मैंने रजिया सुल्तान की आपको कहानी सुनाई थी, आप याद करिए। बेसिकली मामला क्या है, मामले को समझिए। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? रजिया सुल्तान को बनाया, लेकिन रजिया सुल्तान दुर्भाग्य से एक स्त्री थी, इसीलिए यह शासक के योग्य होते हुए भी शासक नहीं बन पाई। ये मैं नहीं कहा, इतिहासकार कह रहे हैं। इल्तुतमिश की पत्नी हुआ करती थी, ये इसकी पुत्री थी, ठीक है ना, इसकी पत्नी हुआ करती थी
शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान का बेटा कौन था? नाम याद रखना, रुकनुद्दीन फिरोज। यह रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठ जाती है तो रजिया सुल्तान लाल पोशाक पहन करके कहां चली जाती? आम जनता के बीच में चली जाती है। आम जनता हस्तक्षेप करती है, रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा करके इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठा, सॉरी, रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा देती है। तो शाह तुर्कान कौन थी? याद रखना, यह आपके शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज की मम्मी का नाम था। क्लियर हो गई? चलो, अब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ चुकी। ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं इतिहास विषय के परिप्रेक्ष्य में 8802060952 पर। ठीक है। रजिया के विरोधी और अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? मलिक इनुद्दीन कबीर खान, निजाम उल मुल्क जुनेदी, मलिक अलाउद्दीन, मलिक बलबन। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ भाई साहब। रजिया के विरोधी और अमीर गुट का जो नेतृत्व था वह कौन कर रहा था? बताओ भाई साहब। सर याद रखना, निजाम उल मुल्क जुनेदी जो है यह रजिया के विरोधी गुट का नेतृत्व कर रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई महिला इनके ऊपर शासन करे। मिनाज ने अपने ग्रंथ तबकार नासिरी को समर्पित किया इल्तुतमिश को, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन कुबाचा और बलबन को। बताओ भाई साहब। देखो साहब, सबसे पहले तो मिनाज उस सिराज ने तबकात नासिरी लिखा है, लेकिन ये इनमें से किसी को भी समर्पित नहीं किया गया है। यह समर्पित किया गया है नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद वही शासक है जिसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा जाता है। ये वही शासक है जिसे दरवेश कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह कुरान की प्रतियां लिख करके बेचा करता था। इसकी पत्नी अपना खाना खुद बनाया करती थी। यह कहा करता था कि मैं राज्य का ट्रस्टी मात्र हूं, इसीलिए जनता का पैसा खर्च नहीं कर सकता। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। ठीक है, हाँ या बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न ये रहा, तबकात नासिरी की रचना किसने की? इसामी ने, जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, मिनाज सिराज। अनुत्तरित प्रश्न। भैया रिपीटेड प्रश्न है। मिनाज सिराज नाम के विद्वान ने तबकात नासिरी की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? शाह तुर्कान, रजिया, महामनगा, जीजी बेगम। अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली। सर याद रखना, यह थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी। अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? जमालुद्दीन याकूत, कबीर खान, इख्तियारुद्दीन एतकीन। उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न है अमीर ए हाजिब। अमीर हाजिब का एक पद होता था जो मूल रूप से कह सकते हैं विशेष सचिव के समान होता था, यानी कि स्पेशल सेक्रेटरी। ठीक है, किसके समान यह हुआ करता था? यह हुआ करता था जी विशेष सचिव के समान। सर एतकीन को। ठीक है ना, एतकीन। बेसिकली रजिया सुल्तान जो है ना, इसने क्या कहा? इसने सबसे पहले अपने दरबार में कुछ परिवर्तन किए। क्या जी, क्या कह रहे हो कि पुरुषों के वस्त्र में महिलाओं के वस्त्र त्याग रही हूँ और पुरुषों के वस्त्र कुबा और कुलह पहन करके दरबार में आना शुरू कर रही हूँ। ये लो सर, क्लियर हो गई। और मतलब कई सारे महत्वपूर्ण ऐसे काम थे जो इसने किए थे, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा चांदी के टंकों पर इसका नाम अंकित किया जाने लगा। ठीक है। कुबहा यानी कि अगर मैं कहूँ एक प्रकार से जो है वह लंबा कोट होता है, और कुलाहा होती है टोपी। ठीक है, खुला मुंह से रजिया सुल्तान दरबार में जाने लगी थी। रजिया सुल्तान का जो इंटरनेट पर चित्र अवेलेबल है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि यह रजिया सुल्तान ही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि यह रजिया सुल्तान ही है, लेकिन हाँ ऐसा माना जाता है कि यह किसका चित्र है? यह रजिया का चित्र है। किसका चित्र है? यह रजिया का चित्र है। अब देखिए सर,
भारत की एकमात्र महिला साम्राज्य सल्तनत, मध्यकाल की एकमात्र महिला साम्राज्य रजिया सुल्तान। 13 अक्टूबर 1440 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई थी। और रजिया सुल्तान जो है ना, ये गद्दी पर कब बैठी थी, याद रखना 1236 से 1240। ठीक है, रजिया सुल्तान बड़ी गजब की वीरांगना है सर। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। भाई साहब, शिया और सुन्नी का विवाद, एक सिंपल सा प्रश्न यहां पर बन सकता है कि साहब शिया और सुन्नी जो है इसका विरोध, बेसिकली सुन्नी कौन होते हैं, तुर्क सरदार, और शिया होते हैं गैर तुर्क। ठीक है, सुन्नी कौन होते हैं, तुर्क होते हैं, और ये होते हैं गैर तुर्क। अब रजिया ने अपने दरबार में गैर तुर्कों को महत्व दिया, इसलिए तुर्क नाराज हो गए। तो यही मामला था, रजिया ने किसको महत्व दिया, गैर तुर्कों को, इसलिए नाराज कौन हो गए, तुर्क नाराज हो गए। क्लियर। चलो जी, रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की, मिन्हाजुस्सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, मुशर्रिफ अल मुमालिक, इसामी। अनुत्तरित प्रश्न है। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली जो शाही विज्ञप्ति थी उसकी रचना किसने की थी। मूल रूप से अगर मैं बात करता हूं, रजिया सुल्तान को ग्वालियर विजय के बाद में इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और इस विज्ञप्ति के लिए उसने कहा, किसके से कहा था, याद रखिएगा कि एक ऐसी विज्ञप्ति तैयार करो जिसमें कहीं ना कहीं मैं अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी बना दूं। यह बात मिन्हाजुस्सिराज ने तैयार की थी। यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाला जो शाही आदेश था, क्या था यह, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जी शाही आदेश था। इस शाही आदेश को तैयार करने वाला कौन था, मिन्हाजुस्सिराज था। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासित नहीं रही है, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रम्मा, ताराबाई, रोशन आरा। अनुत्तरित प्रश्न है। क्या गजब का प्रश्न है सर। बताओ भाई साहब। देखो साहब, रजिया सुल्तान जो है यह सल्तनत काल में रही है। रानी रुद्रमा जो है यह काकतीय वंश की है। ताराबाई आपके मराठा साम्राज्य की है। लेकिन भाई साहब रोशन आरा नहीं है। रोशन आरा शाहजहां, वह मुमताज की पुत्री। समझ में आ गई बात। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो इसने औरंगजेब की सहायता की थी। आपको याद होगा कि जब शाहजहां बीमार पड़ा तो इसके चार बेटे दारा शिकोह, सुजाउद्दीन, मुराद और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया था। क्या बात क्लियर हो गई। तो औरंगजेब की मदद रोशन आरा ने की थी। औरंगजेब इसमें जीत गया था सब भाइयों को मार करके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ऑनलाइन कोर्स आप काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे साथ। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। इतिहास विषय का यह कोर्स है। मूल रूप से आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, पीजीटी एग्जाम, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ आदि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इतिहास का यह द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। विषय को आप अनगिनत बार देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेज है, टॉपिक वाइज सेशन मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्लासेज है, टॉपिक वाइज पीडीएफ है। इसके अलावा क्वालिटी स्टडी मैप और डायग्राम का उपयोग किया जाता है। फिर मत कहना कि चूक गए सर। बहुत से मैं देखता हूं ना ऑनलाइन कोर्सेज में कहीं सारी कमियां होती है। एम आई राइट और रॉन्ग। कमियां क्या होती है, हम देखते हैं कि साहब कोर्स कंप्लीट नहीं होता, पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती। हमारे क्लास के साथ ही पीडीएफ अवेलेबल रहती है। मान लीजिए गुलाम वंश की क्लास नंबर 2 चल रही है तो उसके साथ ही क्लास पीडीएफ नंबर 2 आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप उसको प्रिंट आउट लीजिए, फिर उसको पढ़ाई करिए, आप उसका नोट्स बनाइए, जो आप करना चाहें वो सब कुछ अवेलेबल है। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं जो अभी चल रहा है। हमारा विश्व इतिहास चल रहा है और ये फ्रांस की क्रांति का एक पाठ्यक्रम है, आप देखिए। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, मैं आपको फ्रांस की क्रांति भी दिखा देता हूं, कोई इशू नहीं है। देखिए सर, ये फ्रांस की क्रांति में वाल्टियर है,
इसके पहले की पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 अलग है, ठीक है। ये जीन जोसेफ रूसो के बारे में पूरा बताया, रूसो कैसा दिखता है उसका फोटो दिखाया। फिर रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी, तो वो मैंने आपको बताई यहाँ पर। कुछ और किताबें आपके लिए रखी हमने यहाँ पर। दिदरो के बारे में बताया, उसका चित्र दिखाया। आर्थिक कारण बताया आपको। प्रजा में जो है जनसंख्या के संदर्भ में विभाजन हमने आपके बीच में किया, ठीक है। कुछ शब्दावली होती है जैसे फिजियोक्रेट्स किसे कहा जाता है, वो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। वित्त मंत्री बता दिए, तुर्गो कैसा दिखता है, चित्र के साथ बताता हूँ उसने क्या क्या योजनाएं शुरू की। नेकर कौन था, फलरी कैलोन, ठीक है। एल ब्राइन क्या था, विवाद क्या हुआ, नेकर फिर आया वापस, ठीक है। क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, सारी जानकारी इस तरह से सिस्टेमेटिक ढंग से आपको दी जाती है। टेनिस कोर्ट की बैठक है तो पूरा समझाया जाता है, अध्यक्ष किसने किया था, नेतृत्व किसने किया, इसके अलावा किसने क्या कथन कहा था, प्रस्तावक कौन था, कौन सी घटनाएं कब हुई, बास्तिल के किले में आग लगाई तो पूरा बताया कि क्रांतिकारियों ने केस्माइस देशमोला के नेतृत्व में बास्तिल के दुर्ग में आग लगा दी थी। राजा ने कहा अरे यह तो विद्रोह है, दरबारी दिलिया कौन कहता है राजन यह विद्रोह नहीं क्रांति है। भैया ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। नेशनल गार्ड लाफायते के नेतृत्व में बनाया गया था, चित्र के साथ आपको दिखाया गया है। ये केवल और केवल चंदू जैन के पास आपको मिलेगा। तो आज ही डाउनलोड करिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं गुलामों की, ठीक है ना, तो गुलाम वंश में मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया हमने, ठीक है ना। ये इतना ही है, 1 मिनट रुकिए, पीडीएफ नंबर 3 खोलते हैं। ये रहा इल्तुतमिश की पीडीएफ, देखिए आप। हाँ, ये देखिए सर, इल्तुतमिश कैसा दिखता था वो पूरा चित्र मैंने आपको दिखा दिया है। इल्तुतमिश का परिचय दिया कि भैया ये इलबरी तुर्क था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। इसके उपनाम मैंने बताया आपको। इल्तुतमिश की उपाधियां, भाई साहब 6 उपाधियां लिखाई है आपके सामने, आप देख लीजिए। सुल्तान शहीद, सुल्तान आजम, ठीक है। और किसने क्या दी, ये देखो 1229 में खलीफा अल मुस्सिल बिल्लाह ने इसको ये उपाधि प्रदान करी थी। इल्तुतमिश की राजनीति क्या थी, तराइन का युद्ध बताया, तृतीय युद्ध जो हुआ था कुबाचा अली मर्दान के साथ हुआ, ठीक है। अवध में पृथु विद्रोह, इल्तुतमिश के सुधार, इक्ता प्रथा क्या होती है पूरा समझाया। मुद्रा प्रणाली क्या है, नेल्सन टाइट ने क्या बात कही, टंका और जीतल पढ़ाया, तो ये मैंने बताया आप लोगों को। प्रशासन पढ़ाया, तुर्गा ने चहलगामी। कुछ और सुधार, लाल कपड़े, ये रहा लाल कपड़ा, ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश ने 200 इक्ताओं का गठन किया था, दोहाब कालीन स्थापत्य अलग से दिखाया आपके सामने, ठीक है। इसके अलावा इसका साहित्य मैंने बता दिया आप लोगों को। इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे, मतलब पूरा। इल्तुतमिश की मृत्यु पर जो है बाबा फरीद का एक शिष्य थे और हंसी के निवासी थे सूफी संत जलालुद्दीन, इन्होंने मरसिया लिखा है, यानी कि शोक गीत लिखा है। भाई साहब मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थियों को बार बार पढ़ना पड़े। याद रखिएगा, विद्यार्थी को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक ही सुनहरा अवसर मिलता है। अगर उस सुनहरे अवसर को हमने गलत मार्गदर्शन में लेकर के गंवा दिया तो अगला मौका 3 से 4 साल बाद आएगा। तो फिर देरी किस बात की, आज ही जुड़िए ना हमारे साथ। डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? फिर मत कहना सर चूक गए अब नहीं चूकेंगे। भैया ऐसी गलती बार बार करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तुर्गान चहलगामी का संबंध किस तुर्की शासक से है? ऐबक से है, इल्तुतमिश से है, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन से। नहीं तो आप देखते हो ना, ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद आपकी कोई नहीं सुनता। यहाँ पर 24x7 हेल्पलाइन नंबर है आपके, ठीक है ना। ये बात क्लियर? चलो, जहां पर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप सीधा हमसे पूछ सकते हैं। इसने 40 तुर्की सरदारों का एक दल बनाया था जिसे तुर्गान चहलगामी कहा था। याद रखना, इसका दमन किसने किया था भैया? इसका दमन बलबन ने किया था। बलबन दमन ने किया, इसीलिए बलबन को क्या कहा जाता है जी? बलबन को कहा जाता है खूफिया कातिल। क्लियर हो गई? तो ये थी कुछ बातें। बाकी ऑनलाइन कोर्स के लिए आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर। बिल्कुल इतिहास का एक नया मंच, जहां पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको इतिहास के नए कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के राजस्थान के लेना चाहें, चाहे केवीएस एनवीएस पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के कोर्स लेना चाहें, तो अभी इस पर हमने प्राचीन भारत का कोर्स लॉन्च कर दिया है, इसलिए आप इस कोर्स को देख सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें मध्यकालीन भारत और विश्व इतिहास के अलावा मध्यकालीन भारत
और इसके अलावा बहुत जल्दी विश्व इतिहास का कोर्स आप सभी के बीच में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड पीसीटी इतिहास विषय के नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। फाउंडेशन बेच इतिहास विषय का वो भी आपके लिए यहाँ पर आने वाला है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही हमारे साथ जुड़िए, डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, या फिर हमारी हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।